मेरे माता पिता के देहांत को 5 साल हो चुके हैं। मैं अपने भाभी और भाई के साथ रहती हूँ। कोई दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाने लगा। भाभी किचन में बिजी थी। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है। कचरे वाला शायद बिल पर हाथ रखकर ही भूल गया है। लेकिन मैंने उसे गुस्से के बजाय प्यार से पूछा कि क्या बात है भैया, क्या आपकी ट्रेन छूटी जा रही है जो आप इतनी जल्दी में हो? तो वह कहने लगा, मैडम ऐसा ही समझ लो। वो एकदम से कचरे के डब्बों की तरफ बढ़ा और उनमें हाथ डालकर कुछ देखने लगा। फिर एक कचरे का डब्बा भाभी के हाथ में देखकर वह खुश हो गया और एकदम से वह डब्बा उठाकर बाहर चला गया। वही खड़ी मैं उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह कचरा खाली कर दे तो मैं डस्टबिन लेकर दरवाज़ा बंद कर दूं। मगर मैं हैरान रह गई जब कचरा वाले ने कचरे का डब्बा कचरे की ट्रॉली में डालने के बजाय अलग से थैली में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना उस कचरे वाले के हाथ लग गया हो। मैं कचरा का डब्बा उठाकर अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अभी भी कचरा वाले के बारे में ही सोच रही थी। आज भैया को आना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया के आने का सुनकर भाभी का मूड इतना खराब क्यों था। भाभी आज भी 2 दिन के मैले सूट पहनी हुई थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। वह उलझी उलझी परेशान नजर आ रही थी। मुझे अपनी भाभी के इस बर्ताव पर बहुत हैरत हो रही थी। मेरे भैया दूसरे शहर में नौकरी करते थे। भाभी अपनी ऐसी हालत तब बनाती थी जब भैया के आने का पता चलता था। इस बात को लेकर दिल ही दिल में मुझे अपनी भाभी से बहुत सारी शिकायतें होने लगी थी। लेकिन मैं चुप रह जाती थी। भैया के आने पर मेरी भाभी को तो खुश होना चाहिए था, मगर भाभी तो अजीब सी सूरत बनाकर पूरे घर में घूम रही थी। भाभी ना भैया के साथ बैठती थी और ना ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। वह भैया से बहुत ज़्यादा कटी कटी और नाराज़ रहती थी। यह सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। पहले मेरे पास यह सब कुछ नोटिस करने का समय ही नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में रहती थी, मगर जैसे ही मेरी छुट्टियां होती मैं वापस घर आ जाती थी। पर अब मैं अपने पेपर देखकर बिल्कुल फ्री थी, तो इस चीज़ को नोट कर रही थी क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था, फुर्सत ही फुर्सत थी। भाभी भैया के घर आते ही अजीब अजीब हरकतें करती रहती थी। उनके रंग ढंग एकदम से बदल जाते थे। मुझे तो यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, जबकि भैया पूरे 2 महीने बाद घर आने वाले थे। भाभी को कभी कभी रात में ही कमरे की सफाई याद आ जाती थी और वह कचरे की डस्टबिन अपने साथ कमरे में ले जाती थी। अगले दिन फिर से जब कचरे वाले को कचरा देना हुआ था, आज फिर ऐसा ही हुआ जैसे कल हुआ था। आज भी वह कचरा वाला बहुत जल्दी में लग रहा था। वह अंदर आकर खुद ही कचरे के डब्बे उठाता था, इसलिए मैं देख नहीं सकती इस टाइम पे इस डब्बे में क्या था। इतना तो मैं समझ गई थी कि भाभी कमरे की सफाई करती है तो यही रेड वाला कचरे के डब्बे में कचरा डालती है। कल सुबह कचरे वाला इस डब्बे को उठा लेता है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डब्बे में ऐसा क्या था जो कचरे वाला इतना खुश हो जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कल कचरे वाले को कचरा देने से पहले मैं ज़रूर देखूंगी कि इस डब्बे में आखिर ऐसा क्या है। लेकिन अगले दिन ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि भैया को वापस जाना था। भैया के जाते ही भाभी फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई। अब वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, नहा धोकर साफ सुथरी और तैयार भी थी। यह देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। जो काम उन्हें भैया के आने पर करना चाहिए था, वह काम उन्होंने भैया के जाने के बाद किया था। लेकिन मैंने भाभी से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोश रही। आज कचरे वाला आया और आते ही मुझसे पूछने लगा, आपके भैया चले गए क्या? मैंने अपना सर हाँ में ही ला दिया। मुझे कचरे वाला भी बहुत अजीब लग रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि आज के समय में किसी आदमी पर कोई भरोसा नहीं है। कहीं भैया की वापसी का सुनकर कचरे वाला चोरी के इरादे से हमारे घर में ना घुस जाए या किसी और बुरे इरादे से। यह सोचकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक भैया घर पर नहीं थे, वह कचरे वाला भी देर से आता और बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही आराम आराम से कचरा उठाकर लेकर जाता था। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी। कभी कभी भाभी ऐसी कोई बात कर जाती तो मुझे बहुत हैरत होती थी कि भाभी क्या बोल रही हैं। अगर दोबारा मैं उनसे पूछती तो वह बात को टाल देती। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है। कुछ दिन बाद भैया फिर से वापस घर आ गए। मैं भैया के आने से बहुत खुश थी, मगर भाभी आज सुबह से ही परेशान और उदास लग रही थी। भैया के आने से भाभी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी और यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है भाभी और भैया के बीच में कोई नाराज़गी चल रही हो
और भाभी भैया से नाराज हो। आज भी मैंने भाभी को अपने कमरे में सफाई के इरादे से कचरा का डस्टबिन ले जाते हुए देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। सुबह जब कचरा वाला कचरा लेने आया और मैं उसको कचरा देने के लिए गई तो मैं यह सब देखकर बेहोश होते होते बची। मेरा सर बुरी तरह चकरा गया था। मैंने दीवार के सहारे से खुद को गिरने से बचाया। मैं यह सब कुछ क्या देख रही थी? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्या यह सब कुछ भाभी ने इस कचरे के डब्बे में डाला है? अगर यह सब कुछ सच था तो यह बहुत ही अजीब सच था। कोई भी इंसान होशो हवास में ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मेरी भाभी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी कचरे वाला आगे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने कचरे के डब्बे से वह चीज़ें निकाल ली। कचरे वाला खुशी-खुशी आगे बढ़ रहा था। मुझे उसकी खुशी फूटी आँख भी नहीं भा रही थी। वह अब तक पता नहीं कितना कुछ बटोर चुका था। जब मैंने उससे कचरे के डब्बे दिए, तो उसमें वह कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ नहीं मिला, तो वह उदास होकर चला गया। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। फिर मैं गुस्से से अंदर आ गई। अब मैं भाभी के पास जा रही थी। मुझे भाभी से बहुत सारे सवाल के जवाब लेने थे, लेकिन अंदर जाकर मेरा सामना भैया से हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा लिया और कहने लगे, क्या बात है रिमी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने गुस्से से बोलना शुरू कर दिया, भैया, मुझे भाभी से शिकायत है। वैसे तो वह बहुत खुश रहती हैं, पर जैसे ही आप आ जाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। वह चिड़चिड़ी हो जाती हैं और वह खोई खोई सी रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे भाभी आपके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मुझे बहुत दुख होता है। आपने भी तो यह सब कुछ फील किया होगा। मैं एक ही सांस में यह सब कुछ बोल पड़ी। भैया ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बाहर चलने को कहा। भैया मुझे बाहर लेकर चले गए और कहने लगे, रिमी, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बाहर लेकर आया हूँ ताकि हमारी कोई भी बात तुम्हारी भाभी ना सुन सके। अपनी भाभी के लिए तुम अपने दिल में कोई भी गलत फहमी पैदा मत करो। मैंने कहा, मगर भैया, यह गलत फहमी नहीं है, बल्कि यह तो सच है। मैंने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा है। आप इन सब से अनजान हैं। भाभी शायद आपसे छुपाकर ऐसा कुछ करती हैं, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी ने अपनी सारी ज़िंदगी संभाल-संभाल कर गुज़ारी है। हर चीज़ का हिसाब-किताब रखा है। छोटी-छोटी चीज़ों पर भी ख़ास ध्यान देती हैं, पर अब वह ऐसी अजीब-अजीब हरकतें क्यों करने लगी हैं? भैया कहने लगे, रिमी, तुम्हारी भाभी अपने वश में नहीं है। कुछ समय से वह डिप्रेशन का शिकार है। भैया की बात पर मैं गुस्सा हो गई और उनसे कहने लगी कि भैया, आप भाभी की साइड मत लो। आप इतने कमज़ोर कब से हो गए? गलत बात पर भी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतने मजबूर हो गए हैं और भाभी की गलत बात पर भी पर्दा डाल रहे हैं? उन्होंने कहा, रिमी, मैं कोई गलती पर पर्दा नहीं डाल रहा हूँ और ना ही मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। पर तुम ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। मैंने कहा, भैया, आप यह सब कुछ तो देखो। आज सुबह जब मैं कचरे वाले को कचरा देने लगी तो मैंने कचरे के डस्टबिन में यह सब देखा और मैं हैरान रह गई। रात को भाभी अपने कमरे की सफाई के बहाने से कचरे का बास्केट अंदर ले जाती हैं और बास्केट में ऐसी चीज़ें डाल देती हैं और पता नहीं कब से वह यह सब कुछ कर रही हैं। कचरे के बास्केट में तो भाभी अपने पैसे, आपके लाए हुए महंगे-महंगे गिफ्ट डाल देती हैं। आपकी और भाभी की शादी की फ़ोटो 2 टुकड़ों में बटी हुई कचरे के डब्बे में पड़ी हुई थी। कल ही तो यह महँगा वाला हार सेट आप भाभी के लिए लाए थे और वह भी डस्टबिन में था। ये क्या हो रहा है भाभी को? आखिर मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए और मेरी परेशानी को दूर करिए। कैसे कोई औरत इतने महँगे और इतनी कीमती गिफ्ट और पैसे कचरे के बास्केट में डाल सकती है? भैया कहने लगे, रिमी, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बताता हूँ। तुमने डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। तुम्हारी भाभी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसमें इंसान अपने आप को अलग-अलग रूप में ढाल देता है। वह एक ही समय में अपने कई रूप देता है। इस बीमारी से मरीज खुद को अलग-अलग रूप देकर अलग-अलग इंसान समझने लगता है। कुछ मरीज तो बहुत सारी पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, मगर तुम्हारी भाभी वैसे तो सारा टाइम अपने ही रूप में रहती है और जीती हैं, मगर जैसे ही मैं घर पर आता हूँ तो वह खुद को एक अलग इंसान समझने लगती है और मुझसे नफ़रत करती है। मुझे पसंद नहीं करती है। मेरी नफ़रत उसके दिमाग में इस कदर हावी हो जाती है कि वह मेरे दिए गए पैसे, मेरे दिए गए गिफ्ट तक वह फेंक देती है।
जब तक मैं यहाँ रहता हूँ तुम्हारी भाभी इसी फेस में रहती है और जैसे ही मैं चला जाता हूँ वह फिर से अपने रूप में वापस आ जाती है। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वह तो बीमार है। उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता कि वह अपने साथ क्या कर रही है, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूँ। तुम्हारी भाभी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? सब सुनकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी तो बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक यह सब कैसे हो गया? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसे मरीजों का कोई न कोई कनेक्शन उनके पास्ट से जुड़ा होता है। उनके बचपन में या फिर उनकी जवानी में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है, जिसकी वजह से वह आगे उम्र के किसी न किसी हिस्से में इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। भैया ने कहा, हाँ रिमी, ऐसा ही समझ लो। सच में हर कहानी के पीछे कोई न कोई वजह या किस्सा ज़रूर होता है, जो इंसान के अतीत से जुड़ा होता है। इंसान को उसके किसी भी हिस्से में रहने, दबाव, डिप्रेशन, इस तरह की किसी भी मेंटालिटी की बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसकी खास वजह अतीत में किए गए गलत बर्ताव का ही नतीजा होता है। तुम्हारी भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी और शरीफ लड़की थी। वह माँ की दोस्त की बेटी है, मगर उसके माता-पिता अमेरिका में रहते थे। तुम्हारी भाभी भी अपने माता-पिता के साथ अमेरिका में ही रहती थी। जब शादी के लिए वह इंडिया आई तो उनके माता-पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूँढने लगे। तब फ़ौरन माँ ने उनसे मेरे लिए तुम्हारी भाभी यानी कि विशाखा का हाथ माँग लिया। विशाखा के माता-पिता इस शादी के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि मेरी माँ और विशाखा की माँ आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ से बढ़कर उनको किस पर भरोसा हो सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर में बहुत खुश रहेगी और मैं बेफ़िक्र होकर अमेरिका वापस चली जाऊँगी। मगर यह सब उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी और वह अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो गए। इस तरह हमारी चटमंगनी और पट ब्याह वाला किस्सा हो गया। तुम उस समय पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी। विशाखा बहुत अच्छी लड़की थी। मैं बहुत खुश था। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि माँ ने धीरे-धीरे सास होने का हक जमाना शुरू कर दिया। वह हर काम में विशाखा को रोक-टोक लगाती थी। जब भी वह खाना बनाती, तो माँ उसके हाथ का खाना नहीं खाती थी, बल्कि उसे डाँटती थी कि उसने अच्छा खाना नहीं बनाया। जबकि खाना बहुत अच्छा होता था, मगर विशाखा चुप रहती थी, कभी भी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। जब वह उनको कोई जवाब नहीं देती, तो माँ और ज़्यादा गुस्सा करती थी, कहती थी कि तुम्हें मेरी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुम मेरी बात को कोई जवाब नहीं देती हो, खुद को पता नहीं क्या समझती हो। अमेरिका में पता नहीं कैसे रही होगी, किस-किस के साथ चक्कर था, जो तेरे माता-पिता इतनी जल्दी में शादी करके यहाँ से चले गए। ऐसी बात सुनकर भी विशाखा खामोश रहती थी, आँखों में शिकायतें और बेबसी लिए मुझे देखती रहती थी। मैं बहुत डरपोक किस्म का इंसान था। मैं माँ से बहुत डरता था, उनके आगे मुँह भी नहीं खोलता था। चाहे वह सही बात कह रही हो या फिर गलत, मैं अपनी माँ के सामने गूंगा और बहरा बना बैठा रहता था। अपनी पत्नी की तरफ से कुछ भी नहीं बोल पाता था। कमरे में आकर विशाखा से माफ़ी मांगता था और अपने डर को माँ की इज्जत का नाम देकर उस पर पर्दा डालता था। विशाखा शुरू-शुरू में मुझसे बहुत नाराज़ होती थी। कमरे के अंदर घुट-घुट कर रोती थी और बोलती थी, मुझे आंटी की किसी भी बात से इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, जितना इस बात से होती है कि वह मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाती हैं। मैं किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देती हूँ कि कोई मेरे चरित्र पर उँगली उठाए, मगर मैं बेबस हूँ आपकी वजह से। लेकिन आपको भी अपनी माँ को समझाना चाहिए। उस समय मैं विशाखा की बात समझने की बजाय उल्टा उस पर ही गुस्सा हो गया। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर तुम मुझे डिवोर्स देकर वापस चली जाओ अपनी माता-पिता के पास। उसने कहा, मैं तो यह ज़रूर करती, मगर इसलिए चुप हूँ कि मेरा ऐसा करने से मेरे माता-पिता की परवरिश पर उँगली उठेगी। लोग कहेंगे देश से बाहर रहती थी, लड़की के चाल-चलन अच्छे नहीं थे, शादी के नाम पर इस घर में नहीं रह पाई, अपने सास और पति से नहीं बना पाई। और मैं लोगों को ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे या कोई मेरे मम्मी-पापा की परवरिश पर उँगली उठाए। सिर्फ़ इसलिए यह ज़हर का घूँट पी रही थी। मेरी माँ का बर्ताव दिन-ब-दिन और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। अब मैं भी अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। उन्होंने विशाखा की ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो अब मैं विशाखा को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला जाऊँगा। लेकिन माँ ने अपना घर खुद भी नहीं छोड़ा और ना ही विशाखा को मेरे साथ जाने दिया।
कहने लगी कि तुम छुट्टियों में आते जाते रहना, यह मेरे साथ ही रहेगी। तुम तो काम पर चले जाओगे और ये तुम्हारे पीछे घर में अकेली रहेगी। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। और तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी खुले हुए माहौल में पली बढ़ी है। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे माँ की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, प्लीज माँ, आप कुछ सोच समझ कर बोला करो। विशाखा मेरी पत्नी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उसके बारे में ऐसी बातें करे या उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। पहली बार मैंने हिम्मत करके माँ को जवाब दिया, मगर उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। इसके बाद माँ ने मुझे जो भी सुनाई, मगर विशाखा के साथ उनका बर्ताव और ज़्यादा बुरा हो गया था। माँ की जिद के आगे हारकर मैं विशाखा को उनके साथ अकेला छोड़कर दूसरे शहर में आ गया। मैं भी घर के हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। अब मैं परेशान होकर उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और सोचा था कि अगली बार माँ को ज़बरदस्ती राज़ी कर लूँगा और विशाखा को मेरे साथ ले जाऊँगा। मगर जब मैं छुट्टियों में घर आ गया तो मुझे खुशखबरी मिली और माँ ने विशाखा को किसी भी हाल में मेरे साथ जाने नहीं दे रही थी। अब विशाखा पूरे तरीके से माँ के रहमो कदम पर आ गई थी, पर इस हालत में भी माँ ने उसे तंग करना बंद नहीं किया, बल्कि उसे इतना तंग किया कि उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। अब जब भी मैं घर वापस आता तो विशाखा मुझसे कतराती थी, मेरे सामने नहीं आती थी, गंदे कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, मुझसे बात तक नहीं करती। वह दिल ही दिल में मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। एक दिन मैं ज़बरदस्ती अपने साथ उसे रोक लिया और पूछा कि तुम क्यों मुझसे इतनी नाराज़ रहती हो। तभी विशाखा कहने लगी, क्योंकि मैं आपसे सच में तंग आ गई हूँ। अब मुझे आपसे नफ़रत सी होने लगी है। मेरा आपसे बात करने को दिल नहीं करता है। आप जब अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते, उसका सहारा नहीं बन सकते, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को रोक नहीं सकते, सही या गलत नहीं बता सकते, वो हमारे किस काम का? ऐसे कमज़ोर मर्द से शादी करने से अच्छा था कि मैं कुँवारी ही रहती। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया और माँ ने उसे हर तरह से परेशान किया। वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वह माँ बनने वाली थी। इस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था। इसी कारण उसका मिसकैरेज हो गया। मगर अफ़सोस, तब भी माँ को उस पर तरस नहीं आया। उस समय में भी माँ उसे परेशान करती रही। माँ जब इस दुनिया से चली गई, तब बहुत मुश्किलों से विशाखा कुछ नॉर्मल हुई। माँ के जाने के बाद मैंने उसे समय दिया, प्यार दिया, तो धीरे-धीरे वह नॉर्मल होती चली गई। मगर अब कुछ महीने से फिर वह अजीब-सा बर्ताव करने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, तो डॉक्टर ने उसका कुछ टेस्ट किया। विशाखा से पूरे तरीके से बात करने के बाद उन्होंने बताया यह डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई है और खुद को अलग-अलग रूप में देखने लग जाती है। वह कुछ साल पीछे चली गई है, जब हमारी नई-नई शादी हुई थी उस समय में। अब हम सबको इसका बहुत ख्याल रखना है। विशाखा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम सब मिलकर उसके लिए कुछ करें। यही वजह थी कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर फिर से वह पीछे चली गई और दूसरे रूप का शिकार हो गई। भैया की बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं अपनी भाभी को इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इस तकलीफ को उन्होंने दोबारा महसूस किया। मैं अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। अब मैं उन्हें अच्छे समय की याद दिलाती थी। हम सब एक साथ बैठकर मस्ती मजाक करते थे, ताकि वह अपनी असली रूप में वापस आ सके। हम सब मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी माँ जैसी भाभी जल्दी से ठीक हो जाए।